नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से हमारे YouTube चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और कल हमने उत्तराखंड के कुछ फिज़िकल फीचर्स के बारे में डिस्कशन किया था, जिसमें उसका माउंटेन सिस्टम शामिल था। ट्रांस हिमालय, उसके साउथ में ग्रेटर हिमालयाज़, उसके साउथ में लेसर और उसके भी साउथ में शिवालिक। इन सब के बारे में हमने थोड़ी चर्चा की थी। तो होपफुली आपको वो लेक्चर समझ में आया होगा। तो थोड़ा सा रिकैप देख लेते हैं। एक तो हमने इन सब चीज़ों के बारे में देखा था, माउंटेन, प्लेन, तराई, भाबर। इसके बारे में डिस्कस करना है आज हमको, प्लेन्स, तराई, भाबर के बारे में, जो कल के हमने वीडियो में डिस्कस नहीं किया था। बाकी ये सारी चीज़ें आने वाले लेक्चर्स में आपको देखने को मिलेंगी। ड्रेनेज सिस्टम, लेक्स एंड इट्स टाइप्स, ग्लेशियर्स, उसकी इंपॉर्टेंस, क्लाइमेटिक कंडीशंस, ये सारी। तो कल हमने कोऑर्डिनेट्स देखे थे और ये पता लगा था कि वो किस अक्षांश के बीच में लाई करता है, उत्तर से दक्षिण तक इसकी चौड़ाई कितनी है, पूरब से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है, एरिया कितना है और एरिया वाइज उत्तराखंड की रैंक कौन सी है। फिर हमने माउंटेन सिस्टम को फिर से डिस्कस किया था, ट्रांस हिमालय से लेकर शिवालिक्स तक का, और इन सब के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें देखी थी। तो होपफुली आप लोगों ने इसको देखा होगा अपने स्तर से। तो आज हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और इसमें हम एक दो और फिज़िकल फीचर्स को ऐड करते हैं कि उत्तराखंड में क्या मैदानी क्षेत्र बनते भी हैं या नहीं। बिल्कुल बनते हैं, लेकिन वो ट्रू प्लेन्स नहीं है, जैसा कि हमको उत्तर प्रदेश के अवध के मैदान या रोहिलखंड के मैदानों में देखने को मिलते हैं। लेकिन फिर भी जब ज्योग्राफी को पढ़ते हैं, इंडिया की ज्योग्राफी जब आप पढ़ेंगे, तो जो प्लेन्स की कैटेगरी को पढ़ेंगे ना, तो आपको ये सारे प्लेन्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक, तो इसको हम डायग्राम के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि ये बात क्या है। तो हम मान लेते हैं कि ये शिवालिक रेंज है, जो कि हिमालयाज़ की सबसे साउथ में स्थित रेंज है, कुछ इस तरीके से। लेकिन मैं इसको ऐसे बना रहा हूँ, इसको मान लेते हैं हम काठगोदाम, और इस तरीके से मैं इसमें आगे बढ़ूँगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कि जो आपको स्लोप दिखाई दे रहा है, इसको मैंने नाम दे दिया है भाबर। मैंने क्या दे दिया, मतलब जो हमारे जियोलॉजिस्ट हैं, ज्योग्राफी से संबंध रखने वाले, उन्होंने दिए हैं ये नाम। तो जो स्लोप दिखाई दे रहा है आपको हल्का सा, इसको नाम दिया गया है किस चीज़ का, भाबर का। यहाँ तक मान लेते हैं। इसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो ये जो पोर्शन दिखाई देगा, इसको हम कहते हैं तराई। ठीक, ये हो गया आपका भाबर और ये है आपका तराई। तो ये भी एक मैदानी क्षेत्र का ही इलाका है। जैसे कि इस समय मैं हल्द्वानी में हूँ, तो हल्द्वानी इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ भाबर प्लेन। दोनों किस प्रकार के उदाहरण है ये, प्लेन्स के, अर्थात मैदान के। तो होता क्या है कि जो माउंटेन सिस्टम से निकलने वाली जो नदियां हैं, जब वो शिवालिक के फुटहिल्स के पास पहुंचती हैं तो उनकी रफ्तार थोड़ी कम हो जाती है, जैसे कि होता ही है। लेकिन फिर भी आगे की जो रफ्तार है नदी की, उससे थोड़ी ज़्यादा रहती है। तो आपको नदी बाकायदा बहते हुए दिखाई देगी तेज़ी से। ठीक है, और रिवर एक ट्रांसपोर्टेशन वाला काम भी कर रही है। कई सारे सेडिमेंट्स अपने साथ कैरी करके आगे बढ़ती है, आपको पता ही होगा। क्योंकि इसी वजह से हम देख सकते हैं कि माउंटेनियस रीजन में कुछ स्पेशल फीचर्स रिवर बनाते हुए आगे बढ़ती है। एक का नाम है वी शेप वैली। ठीक, ये आपने पढ़ा होगा। और अगर सरफेस काफ़ी हार्ड है तो उस केस में क्या बनती है, आई शेप वैली। हालांकि उत्तराखंड में आई शेप वैली का उदाहरण नहीं है, हिमाचल प्रदेश में है, लेकिन सतलज नदी के द्वारा बनता है। तो कई इस प्रकार की घाटियाँ वी शेप की आपको नदियों द्वारा देखने को मिल जाएंगी उत्तराखंड के पहाड़ों में। ठीक, यानी कि नदी इरोड भी करती है और डिपॉजिट भी करती है, अर्थात अपर्दन भी करती है और निक्षेपण भी करती है। तो जब इस भाबर वाले इलाके में नदी तेजी से बहते हुए आती है तो अपने साथ कई महीन कणों को बहाते हुए आगे ले जाएगी। महीन कण उसके साथ आगे बढ़ से आगे बह सकते हैं, लेकिन जो बड़े बोल्डर्स हैं जिनको वो कैरी नहीं कर सकती, तो लुढ़कते लुढ़कते वो कहाँ पर सेटल डाउन हो जाते हैं, उसके नीचे सेटल डाउन हो जाते होंगे। तो भाबर वाला जो मैदानी क्षेत्र है वो थोड़ा सा उबड़ खाबड़ किस्म का है। ठीक है, यहाँ पर बड़े बड़े बोल्डर्स, कंकड़नुमा, रेतीली मिट्टी, लेकिन उस रेत के जो साइज काफ़ी बड़ा होगा, इस तरह का मैदान आपको देखने को मिलेगा हल्द्वानी वाले
बेल्ट में। ठीक, तो इसकी चौड़ाई मान लीजिए कि जो पूरी बेल्ट, अगर मैं यहाँ पर इंडिया का नक्शा बना के आपको समझाऊँ, ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि ये एक भाबर वाला इलाका है। इसकी कहीं कहीं पर चौड़ाई 16 किलोमीटर है, कहीं कहीं पर 20 किलोमीटर। तो ये जो एक स्ट्रिप आपको देखने को मिल रही है, इसे कहते हैं भाबर। तो उत्तराखंड में इसका निर्माण हुआ है, और हल्द्वानी, काठगोदाम और लालकुआं से थोड़ा सा पहले जो रीजन पड़ता है उसको हम भाबर क्षेत्र कहते हैं। तो ये एक जोग्राफिकल फीचर है। उसके आगे हम देखते हैं कि नदी की रफ्तार थोड़ी और धीमी हो जाएगी, जाहिर सी बात है। तो इसमें क्या होगा कि नदी उन महीन कणों को अब नीचे डिपॉजिट करना शुरू करेगी जो यहाँ पर नहीं कर पा रही थी। तो तराई वाले रीजन में जो आप सेडिमेंट्स देखेंगे वो थोड़े फाइन पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, और यहाँ पर नदियाँ जो हैं वो भूमिगत बह सकती हैं पत्थरों के बीच से, और यहाँ पर फिर से सरफेस पे आ सकती हैं, ऐसा होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो वाटर का जो लेवल है तराई वाले इलाके में वो काफ़ी ऊपर रहता है। इसलिए हम देखते हैं कि तराई वाले रीजन में आपको घरों घरों के सामने हैंडपम्प्स देखने को मिल जाएगा, क्योंकि पानी का जो वाटर टेबल है तराई की वो काफ़ी ऊपर है। तो सरफेस पे बहती हुई नदी दिखती है, लेकिन ये इलाका काफ़ी दलदली है, इसलिए यहाँ पर रेप्टाइल्स और कह सकते हैं कि कई ऐसे जीव जंतुओं का यहाँ पर विकास हो पाया है जो यहाँ की भौगोलिक चीज़ों को क्या कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं। तो ये दो प्रकार के मैदान आपको हल्द्वानी में देखने को मिलेंगे, और उत्तराखंड के साउथ वाले पार्ट में। ये सब नैनीताल ज़िले में है, और ये उधम सिंह नगर वाले इलाके में है। तो अगर आप पता लगाएं तो उधम सिंह नगर में काशीपुर, सितारगंज, खटीमा, टनकपुर, खुद रुद्रपुर, ये इस प्रकार के मैदानी क्षेत्र में आएगा, और भाबर वाला इलाका नैनीताल ज़िले में आएगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये तो हो गया नैनीताल डिस्ट्रिक्ट, और ये हो गया आपका उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट। प्लेन्स प्रॉपरली उत्तराखंड में डेवलप नहीं हो पाए हैं, उनका विकास सीधे कहाँ पर होगा, रोहिलखंड के मैदानों में, बरेली वाले इलाके में, और फिर उसके आगे अवध जो गंगा के मैदान है, ट्रू प्लेन्स, जिसमें बांगर और खादर मिट्टी का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, तो जोग्राफिकली दो पार्ट और हैं प्लेन्स के, एक को हम कहते हैं खादर और एक को हम कहते हैं बांगर, जिसका विकास यूपी, बिहार और फिर पश्चिम बंगाल में हुआ है। ठीक, तो ये पोर्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझिएगा। ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ साथ उत्तराखंड में अगली जो चीज़ हमको डिस्कस करनी है उसका नाम है उत्तराखंड की जलवायु। उत्तराखंड की जलवायु को मैं थोड़ा सा परिचय में आपको दे देता हूँ, यानी कि क्लाइमेट ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड की जलवायु, देखिए, सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि जलवायु अपने आप में चीज़ क्या है। क्लाइमेट का मतलब जलवायु से है। तो जलवायु में कई सारे कंपोनेंट होते हैं, उसमें टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, पाई जाने वाली मिट्टी, वहाँ बहने वाली नदियाँ, प्रिवेलिंग विंड्स, ये सब चीज़ें तय करती हैं कि किसी क्षेत्र विशेष की जलवायु कैसी होगी। तो जाहिर सी बात है कि इंडिया जो कि एक काफ़ी बड़ा देश है ना, और काफ़ी डाइवर्स भी है, तो जोग्राफिकली भी डाइवर्स कंट्री है और कल्चर वाइज भी है। हम यकीन से कह सकते हैं कि केरला की जो जलवायु होगी वो उत्तराखंड की जलवायु से पूरी तरीके से अलग होनी चाहिए, है भी। केरला और उत्तराखंड की तो तुलना हो ही नहीं सकती। इनफैक्ट उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच में भी अगर हम देखें तो कोई भी समानता देखने को नहीं मिलती। ठीक, उत्तराखंड की जलवायु का जो विभाजन हुआ है वो अक्षांशीय कम और एल्टीट्यूड के आधार पर ज़्यादा हुआ है, यानी कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ हम इसमें देखेंगे विभिन्न प्रकार की जलवायु आपको देखने को मिलेगी एल्टीट्यूड वाइज, यानी क्योंकि टेम्परेचर घटेगा लगातार, ऊंचाई पर जाने पर टेम्परेचर क्या होगा, घटेगा। और क्योंकि पूरा 86% जो उत्तराखंड का है वो हिमालयन स्टेट के अंतर्गत आता है, तो जाहिर सी बात है कि एक खास ऊंचाई के बाद आपको दूसरे प्रकार की जलवायु दिखाई देगी या महसूस कर सकते हैं। ठीक, तो जलवायु दो प्रकार से देखी जा सकती है, एक तो एल्टीट्यूड वाइज यानी कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ, एक होती है लैटिट्यूड वाइज अर्थात अक्षांशीय विस्तार। ठीक, इसका जो मैक्रो डिवीज़न है पूरे वर्ल्ड में वो कुछ इस तरीके से है कि जैसे मान लीजिए कि
ये वर्ल्ड है, हम एक रफ मैप बना लेते हैं। ये इक्वेटर है और ये पोलर रीजन है, ये सब ट्रॉपिकल वाले इलाके हैं और ये सब पोलर वाले इलाके हैं। ऐसी चीज़ें दोनों ही गोलार्धों में होनी चाहिए और है भी। अगर हम इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ जाएं, नॉर्थ पोल की तरफ, या इक्वेटर से साउथ पोल की तरफ जाएं, तो दरअसल हमारी यात्रा हो रही होती है लो लैटीट्यूड से हाई लैटीट्यूड की तरफ, अर्थात निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की तरफ। वो उच्च से यहाँ पर मतलब जो डिग्री की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री है यहाँ पे, और यहाँ पे कितनी है 0 डिग्री है, इसलिए लो और इसलिए हाई। ठीक, ज्योग्राफी की क्लास में इसको समझेंगे कि यह ऐसा होता क्यों है। तो इस तरीके से अगर मैं अपनी नाव में बैठूँ और यहाँ से यहाँ तक की यात्रा करूँ, तो उस केस में भी जलवायु में आपको चेंज देखने को मिलेगा। मैं जलवायु परिवर्तन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अलग अलग स्थानों पर अलग अलग जलवायु की बात कर रहा हूँ। तो एक तरीके से हम यहाँ पहुँच जाते हैं पोलर रीजन में, उसके साउथ में आ जाएंगे, यहाँ पर डिफरेंट प्रकार की जलवायु होगी, यहाँ पर सबसे अधिक गर्मी होगी। तो इस तरीके से ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, है ना, टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट, एल्पाइन टाइप ऑफ क्लाइमेट, पोलर टाइप ऑफ क्लाइमेट की कैटेगरी आपको इस तरीके से देखने को मिलेगी। ठीक है, परंतु उत्तराखंड में इस प्रकार का विभाजन नहीं है। उत्तराखंड में एल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई के साथ आपको जलवायु में चेंज देखने को मिलेगा। तो मान लेते हैं कि कोई पहाड़ है जिसकी ऊंचाई 4500 मीटर है। ठीक है, 4500 मीटर हमने इसकी हाइट मान ली, और जो भूगोलविद हैं हमारे, उन्होंने उत्तराखंड की जलवायु को 6 पार्ट में डिवाइड किया है ऊंचाई के आधार पर। 900, 1800, 3000, 4200 और इस तरीके से 4500 से ऊपर। तो हर जलवायु के अलग अलग नाम होने चाहिए। ठीक, तो इस पे हम विस्तृत चर्चा करेंगे कल लेक्चर में, और आपको बताने की कोशिश की जाएगी कि कैसे कैसे ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ न सिर्फ जलवायु में चेंज होता है, जबकि पाई जाने वाली जो वेजिटेशंस हैं उसमें भी चेंज आता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंडियन ज्योग्राफी में भी समझने में आपको मदद मिलेगी इस चीज़ से। ठीक है, तब तक बने रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से, और जो भी कोर्स स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पास हैं उसको आप परचेज़ कीजिए और अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। थैंक यू।